आज मैं आपको डीएनए रेप्लिकेशन में एंजाइम के बारे में बताऊंगी। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए सूत्रों के मध्य हाइड्रोजन बंधों को नष्ट करता है, जिससे दोनों सूत्र एक जिप या बैग की चेन खोलने पर बनी आकृति को जिप कहते हैं के रूप में खुल जाते हैं। सूत्रों का पृथक्करण डीएनए अणु के किसी भी बिंदु से प्रारंभ हो सकता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम में 3 संलग्न स्थल होते हैं। इनमें से एक टेम्पलेट डीएनए से, दूसरा ऊर्जित न्यूक्लियोटाइड से तथा तीसरा डीएनए प्राइमर के 3' से संलग्न होता है। डीएनए पॉलीमरेज अकुंडलित श्रृंखला के 5' सिरे से न्यूक्लियोटाइडों को संयोजित करने का कार्य प्रारंभ करता है तथा 3' सिरे की ओर प्रगति करता है। ऐसा माना जाता है कि डीएनए की एक या दोनों टेम्पलेट पर डीएनए पॉलीमरेज द्वारा डीएनए के खंडों का प्रतिस्थापन किया जाता है। इन खंडों को ओकासाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेज द्वारा ओकासाकी खंडों को जोड़ा जाता है, जिससे संपूर्ण सूत्र का निर्माण होता है। अब पहला एंजाइम है हेलिकेज एंजाइम। यह एटीपी पर निर्भर एंजाइम है जो डीएनए को अकुंडलित करके दोनों स्ट्रैंड को पृथक करता है तथा रेप्लिकेशन फोर्क बनाने में सहायक होता है। यह एंजाइम जब डीएनए के एक स्ट्रैंड से जुड़ता है तो एटीपी का ऑक्सीकरण करता है तथा उसके स्वरूप में परिवर्तन ला देता है तथा यांत्रिक रूप से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के हाइड्रोजन बंधों को नष्ट करते हुए पृथक कर देता है। इस प्रकार दोनों स्ट्रैंड खुलते चले जाते हैं। अब दूसरा है डीएनए टोपोआइसोमरेज एंजाइम। यह एंजाइम डीएनए के बल या ट्विस्ट निकालकर उसे सीधा करता है। टोपोआइसोमरेज 2 प्रकार के होते हैं। पहला डीएनए टोपोआइसोमरेज फर्स्ट। ये डीएनए के एक स्ट्रैंड में अस्थायी काट या निक उत्पन्न कर उस स्ट्रैंड को दूसरे स्ट्रैंड के चारों ओर घुमाकर द्विस्ट्रैंड डीएनए को सीधी सीढ़ी के समान बनाता है तथा काट को पुनः बंद कर देता है। दूसरा डीएनए टोपोआइसोमरेज सेकेंड, इसे गायरेज भी कहते हैं। ये दोनों स्ट्रैंड में कटाव उत्पन्न करके उनके बल खोलकर डीएनए को सीधी सीढ़ी के समान बनाता है। डीएनए गायरेज एक टेट्रामर है जिसमें अल्फा बीटा 2 इकाइयाँ होती हैं। यह एटीपी की सहायता से बैक्टीरियल गुणसूत्र में ऋणात्मक सुपरकुंडलन या सुपरकॉइलिंग को प्रेरित करता है। अब इसके बाद बताइए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होती है इसमें। यह एक टेट्रामर है तथा यह डीएनए स्ट्रैंड से संलग्न हो जाती है। जब एक बार बंधन अभिक्रिया या बाइंडिंग रिएक्शन प्रारंभ हो जाता है तब संपूर्ण एकल डीएनए स्ट्रैंड इसके द्वारा घेर लिया जाता है। यह प्रोटीन डीएनए अकुंडलन प्रोटीन नहीं है। यह एकल स्ट्रैंड को स्थिर रखती है, अर्थात कुंडलित नहीं होने देती है। जैसे जैसे रेप्लिकेशन फोर्क बढ़ती जाती है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन स्ट्रैंड को ढकती जाती है। अब डीएनए पॉलीमरेज भी 3 प्रकार के होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में 3 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइमों की प्रमुख भूमिका होती है। तो 3 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टेम्पलेट या सांचे पर नए डीएनए स्ट्रैंड को संश्लेषित कर सकता है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में
कई डीएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। केवल कुछ ही एंजाइम वास्तव में डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए महत्वपूर्ण हैं। कभी कभी इन्हें डीएनए रेप्लिकेस भी कहते हैं। कुछ रेप्लिकेशन में सहायक भूमिका निभाते हैं तथा कुछ क्षतिग्रस्त अनुक्रमों को ठीक करने में भाग लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 3 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं: डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब पहला डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। इस पॉलीमरेज की खोज कॉरनबर्ग द्वारा ई कोलाई में 1957 में की गई। इन्होंने ई कोलाई से इस एंजाइम को वियोजित किया तथा डीएनए पॉलीमरेज नाम दिया, जिसे कॉरनबर्ग एंजाइम या डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कहते हैं। यह एंजाइम डीएनए के 3' सिरे पर उपस्थित मुक्त 3' समूह के साथ एक मोनोन्यूक्लियोटाइड इकाई को जुड़ने को प्रेरित करता है। पॉलीमरेज क्रिया के अतिरिक्त इस एंजाइम की 2 एक्सोन्यूक्लियस क्रियाएं भी हैं। एक्सोन्यूक्लियस वह एंजाइम है जो न्यूक्लिक अम्ल का सिरों से विघटन करता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट 5' व 3' दोनों सिरों से एक मोनोन्यूक्लियोटाइड का विदलन कर सकता है। इसे 5' 3' या 3' 5' एक्सोन्यूक्लियस क्रिया कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का प्रमुख कार्य ओकासाकी खंडों को जोड़ना तथा आवश्यकता अनुसार डीएनए की मरम्मत करना है। इसके अतिरिक्त यह एंजाइम कुछ अन्य अभिक्रियाओं को भी उत्प्रेरित करता है। डीएनए पॉलीमरेज केवल एक एकल पेप्टाइड है। पीटर एंड केर्न्स ने खोजों के आधार पर यह प्रमाण प्रस्तुत किए कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट वास्तविक डीएनए रेप्लिकेज नहीं है, लेकिन वास्तविक रूप से यह रेप्लिकेशन में आई त्रुटि या दोष को हटाकर उस स्थान की आवश्यकता अनुसार मरम्मत करता है। अब दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। इसे भी ई कोलाई से खोजा गया। यह एक मरम्मत करने वाला एंजाइम है जिसमें बहुत कम पॉलीमरेज सक्रियता मिलती है। यह एक पॉलीपेप्टाइड है जिसमें 5' 3' पॉलीमरेज तथा 3' 5' एक्सोन्यूक्लियस सक्रियता होती है। अब है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ई कोलाई में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड वास्तव में डीएनए की अर्ध संरक्षित रेप्लिकेशन के लिए उत्तरदायी होता है। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के लिए उत्तरदायी होता है। यह एक जटिल एंजाइम है। यह अत्यधिक सक्रिय होता है जिसमें अन्य प्रकार की प्रोटीन इकाइयाँ होती हैं जो पॉलीमरेज थर्ड होलो एंजाइम बनाती हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से यह 15 तथा डीएनए पॉलीमरेज सेकंड से 300 गुना अधिक सक्रिय पाया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मल्टीमेरिक है जो 10 इकाइयों से मिलकर बना होता है। सूक्ष्मतम कोर जिसमें उत्प्रेरक सक्रियता होती है वह 3 उप इकाइयों की बनी होती है। अल्फा डीएनए, जेड डीएनए जीन अज्ञात होता है और टी उप इकाई पाई जाती है। इन 3 जीन की क्रियाशीलता बढ़ाती है। उत्प्रेरक कोर टेम्पलेट पर छोटे डीएनए खंड का संश्लेषण करती है। गुणसूत्र पर स्थित लंबे डीएनए अणु का संश्लेषण के लिए इसका टेम्पलेट से तीव्रता से वियोजन होना आवश्यक होता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड तीनों पॉलीमरेजों में ये सबसे सर्वाधिक सक्रिय होता है।
और केंद्रक में वास्तव में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एक अन्य सक्रिय रूप से विद्यमान होता है। यह डीएनए पॉलीमरेज का एक डाइमर होता है और इसके थर्ड के क्रियाशील होने से एक अन्य सक्रिय एंजाइम डीएनए कोपॉलीमरेज से संलग्न होकर एक जटिल कॉम्प्लेक्स बनाता है। जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनता है वैसे डीएनए रेप्लिकेशन का समारंभ या इनिशिएशन हो जाता है। वास्तव में रेप्लिकेशन के प्रारंभ होने के लिए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए कोपॉलीमरेज थर्ड सम्मिश्र जटिल, एक डीएनए टेम्पलेट तथा एक आरएनए प्राइमर तथा आवश्यक मात्रा में एटीपी की आवश्यकता होती है। इस क्रिया की शुरुआत हो जाने के बाद तत्काल बाद डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कोपॉलीमरेज थर्ड अपघटित होकर एडीपी तथा फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाता है।